अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम 10वीं क्लास रियाज़ी के 6 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करेंगे 6.1। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स इन प्लेन। बड़ा ही मज़े वाला चैप्टर है और यकीन करें इतना आसान चैप्टर है कि इसमें जस्ट वो बच्चों वाले प्लस माइनस है और कोई इतना ख़ास फार्मूला इसमें यूज़ नहीं होने वाला। सिर्फ मैग्नीट्यूड का एक आधा फार्मूला है और बस। एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ आर्टिकल्स को पढ़ना ज़रूरी होगा ताकि आप समझ सको कि असल में ये वेक्टर होता क्या है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन ये क्या बला है और इसी तरह वेक्टर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। और कुछ वेक्टर्स की बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, फिर यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर अपने मतलूबा क्वेश्चन को क्लिक करके क्वेश्चन देख सकते हो। तो अभी हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल हमारे पास 6.1 है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये है क्या, डेफिनेशंस आपको मैं साथ-साथ बताता जाता हूँ जो पेपर में आ भी सकती हैं। अभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ एक्स और शॉर्टली एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल नंबर लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ वाई और शॉर्टली वाई एक्सिस। वो कहता है कि अगर आप दो रियल लाइंस लो, एक को आप हॉरिजॉन्टल रख लो ऐसे और दूसरी को आप इसके ऊपर वर्टिकल इस तरह रखो कि दोनों के 0 पॉइंट्स आपस में मीट कर जाएँ यहाँ पर। ठीक है? ये वाला पॉइंट हमारा होगा 0,0, ठीक है? इस तरह रियल लाइन दो हमने एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर एडजस्ट करनी है कि इनके 0 आपस में मीट हो जाएँ। तो ये मिलकर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएँगे, ठीक है? और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ज़मीन बिछी है ऐसे ये जो बिछी होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है? अब राइट साइड वाले को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव के नंबर होते हैं और 0 से इस तरफ लेफ्ट साइड पर ये नेगेटिव के नंबर होते हैं, इसलिए इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है? यहाँ नेगेटिव के नंबर हैं सारे। इसी तरह ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको वाई डैश हम कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हैं। ये देखो यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर एक्स डैश लिखा है, ऊपर वाई लिखा है और नीचे आपके पास वाई डैश है, ठीक है? तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन आ गई है, ये प्लेन आ गई यार। और इस प्लेन में अब ये 4 हिस्से बन चुके हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे और इसको अब हम यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन को समझ लो, आधी से ज़्यादा गेम तो यहीं पर है। अब देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, रियल लाइन है और इसके ऊपर वाई एक्सिस इस तरह सेट है कि 0 पॉइंट आपस में मीट कर गए और जिसको हमने ओरिजिन का नाम दिया, ठीक है? अब इस 0 से हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट साइड पर ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 से इस तरफ नेगेटिव नंबर होंगे। इसी तरह अपवर्ड जाएँगे ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव नंबर होंगे और नीचे आएँगे तो नेगेटिव नंबर होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन सारी को मिलाकर नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर इसको एक्स एक्सिस कह देते हैं और ऊपर से नीचे सारे नेगेटिव और पॉजिटिव ये सारा होता है हमारा वाई एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस ने इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाएँगे, इसको सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना कैसे है? चेक करो यहाँ पर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है मेरे पास 0 से शुरू होता है यहाँ से और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यानी कि पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ और ऊपर को जाएँगे तो पॉजिटिव वाई की वैल्यूज़, तो उससे मिलकर ये सारा बना है, ठीक है? ये देखो यहाँ से यहाँ और ये सारा पोर्शन बन गया। तो यहाँ पर आपका एक्स भी पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और वाई भी 0 से बड़ा होगा। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर चेक करो ये किस-किस से मिलकर बना है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एक तो यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस केस में एक्स लेस देन 0 होगा और एक ऊपर को जा रहा है वाई एक्सिस वो पॉजिटिव है, मतलब वाई ग्रेटर देन 0 होगा। तो दूसरे केस में आपका एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है? अब तीसरे केस में आ जाओ, यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है और नीचे को आ जाओ तो वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका, यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, 0 से छोटे नेगेटिव होते हैं सारे, ठीक है? इसी तरह आप फोर्थ खुद चेक करोगे कि ये यहाँ पर एक्स क्या है और वाई क्या है, ठीक हो गया? अब इसके बाद आ जाओ स्केलर एंड वेक्टर्स पर, ये एग्ज़ाम्पल्स आप खुद देख लेना। अब स्केलर एंड वेक्टर्स क्या है? स्केलर असल में एक नंबर है, स्केलर क्या है? एक समझ लो
नंबर है, स्केलर इज़ अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब कहता है स्केलर एक्चुअली एक क्वांटिटी है, मिकदार है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पर टाइम है, अब मान लो कि टाइम 5:30 पीएम है। अब ये तो नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ, मशरक, मगरब, हमें कुछ नहीं पता। तो इस जिसकी डायरेक्शन ना हो, वो आपका स्केलर होगा। ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन ही नहीं है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल उसने दी है, मास है, टाइम, वॉल्यूम एंड पावर्स आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्केलर जस्ट ये क्या है, क्वांटिटी है, एक नंबर ही है। अब वेक्टर और स्केलर में फ़र्क ही इतना होता है कि वेक्टर में हमें डायरेक्शन मिल जाती है। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब वेक्टर देखो यहाँ पर कहता है वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी है, लेकिन हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी कुछ ना कुछ और इसकी डायरेक्शन भी होगी। फॉर यहाँ पर एग्जांपल्स भी उसने दी हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम आर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, स्केलर और वेक्टर में फ़र्क क्या है, स्केलर वर्सेस वेक्टर। अब यहाँ पर आप देखो स्केलर वर्सेस वेक्टर का फ़र्क असल में। अब देखो, मैं कहता हूँ एक गाड़ी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब इतना बोला है हमने कि एक गाड़ी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अब यहाँ पर सिर्फ़ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, स्पीड स्पीड है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये किस तरफ जा रही है, कि ये आया फॉर एग्ज़ाम्पल ये फैसलाबाद की तरफ जा रही है, लाहौर की तरफ, कराची की तरफ, किस शहर की तरफ जा रही है, या ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कोई पता नहीं है हमें। तो इसको कहते हैं स्केलर। अब वेलोसिटी में क्या होगा, यही चीज़ होगी वेलोसिटी वेक्टर में भी। इसको अब हम कहेंगे 15 किलोमीटर पर आवर और ये मैं कह देता हूँ टू द वेस्ट। ठीक है? कि ये मगरिब की तरफ जा रही है। अब यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गई कि स्पीड उसकी 15 किलोमीटर है और ये भी पता चल गया कि किस तरफ जा रही है, ये मगरिब की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये वेक्टर है, ठीक है? आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। आइए अब जल्दी से अगले हम अपने आर्टिकल कवर करते हैं। अब असल में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है? तो वो कहता है जी, अ वेक्टर हैज़ अ टेल एंड अ टिप। वेक्टर की एक टिप होती है, एक टेल होती है। टेल मतलब उसकी दुम, टिप मतलब उसका हेड, ठीक है? अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप एक लाइन लगाओगे इस तरह से, लाइन सेगमेंट, और इसकी एक तरफ आप एरो लगा दोगे और जहाँ से स्टार्ट हुआ इसको बोलेंगे टेल, ठीक है? और जिस तरफ एरो लगा है इसको बोल देंगे हेड, भी कह देते हैं इसको, HEAD, हेड। इसको टिप भी बोल देते हैं, ठीक है? और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे और वेक्टर जहाँ तक गया है उसको हम टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है? अगर इसको मैं ए कह दूँ तो ए इनिशियल पॉइंट है, इसको मैं बी कह दूँ तो बी यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है? अब वेक्टर को 3 तरह से रिप्रेज़ेंट किया जाता है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं कि आप ए के नीचे इस तरह लाइन लगा दो या फिर ए के ऊपर आप एरो लगा दो, ये भी वेक्टर को शो करेगा, ये भी वेक्टर को शो करेगा। अगर लाइन और एरो नहीं लगाना तो फिर आपको ए को थोड़ा बोल्ड करके लिखना पड़ेगा इस तरह से। फिर आप इसको ज़रा बोल्ड कर दो, ठीक है? तो ये आपके पास 3 तरीके हैं वेक्टर को शो करने के लिए। अब इसके बाद आती है डेफिनिशन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये क्या होता है? कहता है ये असल में वेक्टर ही होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ इस तरफ। मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए वेक्टर है। तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? उसकी मैग्नीट्यूड इतनी ही होगी, मतलब जितना ये लंबा है उतना लंबा ये भी होगा, ठीक है? लेंथ इनकी सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन इनकी चेंज हो जाएगी। तो अगर डायरेक्शन आपस में इनकी अपोज़िट हो और इनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो, जितनी इसकी लेंथ है उतनी इसकी लेंथ हो, तो वो दोनों एक-दूसरे के लिए नेगेटिव वेक्टर्स होंगे, ठीक है? अ वेक्टर दैट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज़ द गिवन वेक्टर बट अपोज़िट इन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर एज़ शोन इन दिस फिगर। अब आगे आ जाओ, 2 वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? वो कहता है कि 2 वेक्टर्स A एंड B आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। 2 वेक्टर्स इक्वल बराबर तब होंगे अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी एक जैसी हो और उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये ले लिया एक वेक्टर A और दूसरा वेक्टर भी मैं इसी तरफ लूँगा और इतना ही लूँगा, वो वेक्टर होगा बी, ठीक है? तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे अगर इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब ये अगर 5 यूनिट है फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये भी 5 यूनिट ही हो, ठीक है? और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। हाँ, वो कहता है इनकी इनिशियल पोज़ीशन का हमें कंसर्न नहीं है, इनिशियल पोज़ीशन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ
के इक्वल वेक्टर्स के लिए। यहाँ पर एक वेक्टर ये है मान लो आप, ठीक है? और एक बी वेक्टर मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब देखो ये थोड़ा बी वेक्टर इससे पीछे है, पोज़ीशंस इनकी सेम नहीं है, लेकिन जो कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर होंगे। पोज़ीशन का लेन-देन नहीं है रिगार्डलेस ऑफ द पोज़ीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। ये नहीं हमें इसका लेन-देन कि वो जी उनकी इनिशियल पोज़ीशन कहाँ पर है, ठीक है? बस हमने चेक करना है कि उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो आपस में पैरेलल हों, मतलब एक ही डायरेक्शन में हों। जाता है ज़ीरो और नल वेक्टर। तो सिंपल वैसे ही शो हो रहा है कि ज़ीरो वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो और उसके डायरेक्शन भी कोई नहीं होगी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन उसको हम कहेंगे। अ वेक्टर हुज़ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंडिंग पॉइंट भी वही है। जैसे ये मैंने अभी छोटा-सा डॉट लगा दिया मान लो, ठीक है? अब इसकी मैग्नीट्यूड नल है, 0 है, 0 मैग्नीट्यूड है इसकी। और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है, मतलब इसको हम कह देंगे कि ये आज़ादाना ही घूम रहा है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, या यूँ कह लो कि इसकी हर तरफ ही डायरेक्शन है, ये भी कह सकते हो। ज़ीरो वेक्टर हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड इट इज़ अ पैरेलल टू एवरी वेक्टर। ये वेक्टर तो कहेंगे ये इसके पैरेलल है। एक और वेक्टर ले लिया, हाँ जी, ये वेक्टर इसके पैरेलल है, ठीक है? तो ये होता है हमारा ज़ीरो और नल वेक्टर। अब हम देखेंगे वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि ये आई एक यूनिट वेक्टर होता है, इसको ऐसे भी डिनोट कर देते हैं और इसके ऊपर आप कैप लगा सकते हो, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। और एक जे होता है और एक के होता है, के हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। हमारे पास होगा आई और जे। तो आई क्या है? ये एक यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर क्या होता है ये आगे हम डेफिनिशन पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर का इतना बता दूँ कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। ठीक है? तो अब यहाँ पर चूँकि ये वेक्टर है और यूनिट वेक्टर i को हम इस तरह डिफाइन करेंगे ये कि यूनिट वेक्टर है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है? तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0 मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 है, ठीक है? और y यहाँ पर 0 है। इसी तरह j यहाँ पर ये j लिया हुआ है, यहाँ से लेकर इतना ये 1 है। तो जे क्या होगा? ये भी यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या दूसरे लफ्ज़ों में अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है? तो आई और जे ये यूनिट वेक्टर हैं, ये आगे हमें काम देंगे। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, ठीक है? अब नाम से ज़ाहिर है, चेक करो पोजीशन और फिर वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करे, ठीक है? तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बनेगी कि अ वेक्टर दैट इज़ यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ये हाँ, आपने डेफिनेशन करनी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये पी पॉइंट है। अब हमने चेक करना है कि ये एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस आएँगे और इसके बिल्कुल सीध में आ जाएँगे, तो पता चल जाएगा कि ये कितना दूर है एक्स एक्सिस से। इसी तरह लॉन्ग वाई एक्सिस चले जाएँगे, तो इस तरह हमें इस पॉइंट की लोकेशन का पता चल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे और एक एरो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये एक वेक्टर ड्रा हो गया। इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर इस P का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है? तो इसको मैथमेटिकली ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि OP वेक्टर इज़ इक्वल टू x माइनस O x माइनस 0 I प्लस y माइनस 0 j। ये 0, 0 क्या है? ये ओरिजिन है आपका, ठीक है? और जब भी ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हो याद रखना पहले x होता है बाद में y होता है। तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। तो जब भी इस तरह आपने निकालना हो OP, फॉर एग्ज़ाम्पल OP निकालना है ना आपने, तो इसको आपने निकालोगे, P को पहले रख लो आप, OP लिखोगे। इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन माइनस ओ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो यही आएगा। खैर, अगर इसको आप स्किप भी कर दो तो खैर है। अब यहाँ पर आ जाओ OP इज़ इक्वल टू x माइनस 0 I प्लस y माइनस 0 j मतलब x में से पहले वाले को माइनस कर दिया, y में से दूसरे वाले को माइनस कर दिया और साथ में इनके यूनिट वेक्टर्स लगा दिए। तो ये आ गया xi प्लस yj, ठीक है? तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है P का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। आगे आती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो ये कैसे निकालनी है? तो यहाँ मान लो आपको कि अब इसकी तरफ अभी हम नहीं जाएँगे, अब जस्ट फ़ॉर्मूला देखो। तो कि किसी भी आपने मैग्नीट्यूड वेक्टर की निकालनी हो, पी क्यू कोई वेक्टर है आपका, तो इसकी आपने अब मान लो कि पी के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2, ठीक है? तो इसकी आपने जब मैग्नीट्यूड निकालनी है पी क्यू वेक्टर की, ये फॉर एग्जांपल पी पॉइंट है यहाँ पर क्यू पॉइंट है, तो पी से क्यू ये एक वेक्टर ड्रा हो गया। अब पी क्यू वेक्टर की, तो ये पी से क्यू ये हमारा हो गया एक वेक्टर। तो इसकी जब मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है,
तो ये करोगे आपके x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे। सिंपल आपने ये एक फार्मूला याद रखना है बस, ठीक है। यहाँ पर कोई x2 पहले लिख दे, x1 माइनस x1 बाद में लिख दे, इधर भी फिर y2 पहला लिखना पड़ेगा और y1 बाद में लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब क्या है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो ये एक वेक्टर है मेरे पास, मान लो ये वाला वेक्टर है और ये ए वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? दो तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अगर तो इस वेक्टर को मैं किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर लेता हूँ 2a, तो इसका अब दो पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसका मतलब होगा कि इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड में डबल हो जाएगा। अब जितना ये है इतना ही आगे और होगा, तो मैं अंदाजे से लगा देता हूँ, ये इतना हो गया, इतना आगे और हो गया, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये 2a है नीचे और ऊपर 1a है। जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर को तो वो वेक्टर उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। और अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 है, ये 2 आपका लैम्डा है, लैम्डा से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है। अच्छा, अब अगर नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या होता? अब ये आपका ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है। अब इसको मैंने -2a से मतलब -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड डबल ही रहेगी। तो ये होगा आपका -2a, ये वाला, ठीक है। ये -2a होगा। आई थिंक आपको समझ आ गई है। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, इसको आप पढ़ लेना। ये दोनों केसेस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। देख भी लो, कहता है लैम्डा ग्रेटर देन 0, मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो a एंड लैम्डा a दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर लैम्डा लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव नंबर है कोई, देन a और लैम्डा a दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। आगे हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1. If a is any vector then its unit vector is represented by this. Read as a hat भी कह देते हैं, a cap भी कह देते हैं। It is defined as this. a cap is equal to vector over its magnitude. ठीक है, तो सिंपल ये डेफिनेशन है इसकी। कोई भी आपको वेक्टर दिया गया होगा ना, तो आपने उसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है यहाँ पर ये डिस्कस भी है एग्जाम्पल 5 में, लेकिन हम क्वेश्चन में जाकर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हो गई हमारी। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। कहता है बताइए किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स हमारे मौजूद हैं। तो ये हमारी एक्स वाई प्लेन है, आप इसको खुद मैनुअली पेज पर भी बना सकते हो, ग्राफ मिल जाए तो वेरी गुड। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये हम सारा थ्योरी में पढ़ चुके हैं तसल्ली से, वरना याद रख लो एंटी क्लॉकवाइज आपने यहाँ से घूमना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, यहाँ से ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये नीचे आओगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और इधर आ जाओगे तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट हमारे हैं। अब ये हमने बताना है कि कौन किस में है। पहला है 4 3, x4 और y पॉजिटिव 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो x4 जाएंगे, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे आओगे तो नेगेटिव y एक्सिस। तो पहला पॉइंट है हमारा 4 और 3, तो x पॉजिटिव 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा 3 है, ऊपर को पॉजिटिव 3, ऊपर को आप चले जाओगे 3 1 2 और ये 3, ये वाला पॉइंट आपका है 4 और 3। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ बता दोगे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब 5 - 4 ये किस में? x आपका पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो x आपका पॉजिटिव है और y आपका नेगेटिव, तो ये नीचे नेगेटिव x y एक्सिस नीचे होगा, ठीक है, y डैश, तो ये आपका नीचे आ जाएगा। आप ड्रा इस तरह करना है करो, वरना अगर आपको जैसे पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ड्रा करना ज़रूरी नहीं है। अब तीसरे में -6 और 2 है। अब x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो -6 इस तरफ आएंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये -6, और आगे 2 पॉजिटिव ऊपर चले जाएंगे 1 2, तो ये रहा -6 और 2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? इसके लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। -4 अब ये दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर आ जाओ 1 2 3 4,
नीचे को आएंगे, नीचे क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 ये पॉइंट होगा -4 व -4, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये वाला पॉइंट। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जस्ट आपने ये बताना है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कहता है कोऑर्डिनेट प्लेन पर इन पॉइंट्स को आप ड्रा करो। तो आइए करते हैं। तो ये आपकी एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, 0 से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। इसको एक्स डैश कह दो। ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और नीचे को नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। अब आ जाओ, पहला है 3, -3, तो एक्स आपका पॉजिटिव 3, 1 2 3 यहाँ पर आ गए। और दूसरा है -3, तो जब -3 है तो नीचे को आएँगे, क्योंकि बाद वाला हमेशा y होता है, तो वो नेगेटिव है तो नीचे को नेगेटिव है, तो नीचे को आप 3 यूनिट आ जाओगे, 1 2 3 ये वाला पॉइंट होगा आपका 3 -3, ठीक है। बस ये ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट है -3, 3, अब x नेगेटिव 3 है तो ये नेगेटिव x एक्सिस पर आ जाएँगे, 1 2 3, ठीक है, ये। और ऊपर को जाएँगे जी 1 2 1 2 3 ये वाला पॉइंट होगा -3, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। अब आगे है 5 और 7 दोनों पॉजिटिव हैं। 1 2 3 4 5 ये एक्स आ गया, दूसरा 7 है, यहाँ तक 5 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आपका आ गया 5 व 7। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है जी -2 -4 दोनों नेगेटिव हैं, -2 -4 एक्स -2 यहाँ आ जाएँगे -2 पर 1 और ये 2 नीचे को आ जाएँगे 4 1 2 3 4 ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका होगा -2 और -4, ठीक है। तो इस तरह आपने एक्स वाई प्लेन पर अपने पॉइंट्स ये सारे ड्रा कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर है, इनमें बताओ टेल कौन सी है हर वेक्टर की और टिप कौन सी है। बड़ा ही आसान है, जहाँ से स्टार्ट हो आपका वेक्टर वो टेल होगी और जहाँ पर ये एरो लगा होगा वो टिप होगी, ठीक है। तो इस केस में हम टेल, ये बी टेल है, आप लिखोगे टेल इज इक्वल टू बी और टिप इज इक्वल टू ए, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आप देख लो, इसके लिए आपकी टेल होगी पी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एरो लगा है, ये क्यू, ये आपकी टिप होगी, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। इसी तरह ये आप बाकी चेक कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टेल है, जहाँ पे एंड हो रहा है वो टिप है। इस तरह आपने बाकी भी लिख देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कहता है राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। इस फॉर्म में कहता है वेक्टर लिखो आप, और ये नीचे उसने ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है a इंटू 1 -7 b इंटू -2 4। कहता है ए बी वैक्टर इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर आप इसको करोगे, आपने इस तरह इसको लिख लेना है कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, जो बाद में अल्फ़ाबेट लिखा है ना आपने, इसको ओ के साथ आपने पहले लिख देना है। इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओ हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ओ बी, फिर आपने लगाना है माइनस और फिर आपने ए का पोजीशन वेक्टर लिखना है, वो हमारे पास होगा ओ ए। अच्छा, अब ये क्या बुलाए हैं, अब इसको आपने इस तरह लिखना है ओ बी। अब आपने ये बी वाले पॉइंट्स उठाने हैं और -2 2 के साथ आपने आई लगा देना है, प्लस बाद वाले के साथ आपने जे लगा देना है, ठीक है। और इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दो, फिर ये माइनस आ जाएगी ओ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो वो हमारा आएगा आई। अब यहाँ पर 1 है तो सिंपल आई आ जाएगा, -7 जे, ठीक है। 1 आई है और -7 जे है। लें जी, इस तरह आपने लिख लेना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है, -2 आई प्लस 4 जे और ये माइनस आई माइनस माइनस प्लस 7 जे, ठीक है। अब आई वाले आप आई यूनिट वाले इकट्ठे कर लो पहले, -2 आई -3 आई हो गया, ठीक है। और 4 जे प्लस 7 जे, तो ये प्लस 11 जे हो गया। तो ये हमारा ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजी हैं ये। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है a इंटू 8 9 b इंटू 12 3 और ए बी कहता है आपने वेक्टर फाइंड करना है। तो अब लिखोगे यहाँ पर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ठीक है। आपने जो बाद में है उसको पहले लिखना है माइनस करके, फिर ओ ए मतलब पहले वाले को पोजीशन वेक्टर लिख करके ओरिजिन के हिसाब से लिख देना है। अब यहाँ पर आप लिखोगे ए बी
इज इक्वल टू ओ बी, अब इसको आपने लिखना है 12i प्लस 3j, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, माइनस ओ ए, अब ये ए वाला आप लिखोगे 8i प्लस 9j, ठीक है। अब इनको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 12i प्लस 3j, माइनस अंदर ले जाओ, माइनस 8i, माइनस प्लस माइनस और ये 9j, ठीक है। तो ये आ गया आपका, आई में से आई माइनस करोगे आप, ठीक है, 12 में से 8 निकाले तो 4 आई आ गया, ये आई है, और 3j माइनस 9j, तो ये आ जाएगा माइनस 6j, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ गया 4i माइनस 6j। लें जी, ये आपका ए बी वेक्टर आ चुका। तो यही है हमारा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर। अब ए वेक्टर उसने हमें दिए हुए हैं, कहता है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो अब इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही आसान है, ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली है आपके सामने। तो अभी हम ये मालूम करेंगे ए इसकी मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है ना, वो ये है कि अगर आपके पास मान लो एक वेक्टर है ए एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो ये होगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और होल स्क्र रूट, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू, इसको ऐसे हम दो सीधी लाइनें लगाकर ना वेक्टर के अराउंड में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्र प्लस 2 का स्क्र और होल का स्क्र रूट, ठीक है। तो ये -3 का स्क्र प्लस 9 आ जाएगा। पावर जब इवन नंबर हो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी 13 का जज़र, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है ये, दो नंबर के। अब ये सेकंड पार्ट है, 4i माइनस 3j वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपने इस तरह मॉडल लगा देना इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये -3 का स्क्वायर, मतलब j के कोफिशिएंट और i के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर रूट 16 प्लस -3 का स्क्वायर रूट प्लस 9 आएगा, ठीक है। तो ये a का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास वेक्टर a का, अब 16 प्लस 9 25, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आ गया 5। तो यहाँ से वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई थी 5, तो यही है हमारा आंसर। अब ये थर्ड वेक्टर हमें उसने दे दिया है और हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो आइए इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। तो ये इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/2 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये हो गया जी 1/4 प्लस ये हो गया आपका 9/4 और होल स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा ए का, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, एलसीएम ले लो आप, नीचे सेम है तो ऊपर वाले ऐसे ऐड हो जाएंगे, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, अब ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दो आप, नीचे स्क्वायर रूट अलग कर दो, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट बाय 2, तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। ये कुछ वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, इनके डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, बड़ी सिंपल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोई भी आपको वेक्टर दिया गया होगा ना, तो आपने क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, अब ये ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो सिंपल इस वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड के साथ आप डिवाइड कर दो, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अभी इसकी मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, सभी हमने ऐसे ही करने हैं। तो पहले तो हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर की, तो वो निकालेंगे, ठीक है। तो वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगी अब -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, अब माइनस खत्म हो जाएगी, 4 स्क्वायर 16, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, अब 5 स्क्वायर 25 हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाती है 41 स्क्वायर रूट, जबकि वेक्टर हमारे पास है -4i प्लस 5j। अच्छा, बुक वाले ने ना नीचे इस तरह लिखा है, मैं आपको बता दूं, दोनों तरह से ठीक है, बुक वाले ने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब हम ऐसे लिखा करते थे तो मैं वही रूटीन पर हूँ,
ठीक है, तो आपने ये भी ठीक है, दोनों दोनों तरह से लिखोगे तो ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखोगे ए वेक्टर लगाओगे इस तरह से, इसके ऊपर आपने कैप रख देनी है, ठीक है? ये कैप इसके ऊपर रख दी इज़ इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये ऐसे लिख दिया। अब वेक्टर हमारे पास क्या है -4i प्लस 5j ओवर मैग्नीट्यूड इसकी हमने निकाली है, वो कितनी है जी 41 का स्क्वायर रूट। लें जी, अब हमने सिंपल क्या करना है कि इनके बटे अलग-अलग कर देने हैं। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा -4/41 स्क्वायर रूट, साथ में आई लगा दो, प्लस अब 5/41 स्क्वायर रूट, साथ में जे लगा दो, ठीक है? तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया इस वेक्टर का, इस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है, तो यही है हमारा आंसर। हमारे पास जो वेक्टर है वो है 6i प्लस 8j और इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता क्या है कि यूनिट वेक्टर होता है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है। तो अभी इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट ले लेते होते हैं। तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 36 प्लस 64, ठीक है? तो ये स्क्वायर रूट आ गया, अब इसको आप ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है? और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास 10 आ गई है। अब आप ये फार्मूला लिखोगे, फार्मूला हमारे पास है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर ऊपर वेक्टर लिख दो, वो हमारे पास है 6i प्लस 8j, ठीक है? ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 10i है। अब इनके आप बटे अलग अलग कर दो, ओवर 10 प्लस 8/10 और साथ में जे आ गया। तो लास्ट आपके पास ए वेक्टर यूनिट ये इक्वल आ जाएगा, कैंसलेशन कर दो, तो 3/5 आ जाएगा, आई आ जाएगा साथ में, प्लस 4/5 आ जाएगा और साथ में जे आ जाएगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, यही है हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 1/6 के रूट आई प्लस 1/6 के रूट जे। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली होता क्या है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम, वो हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, प्लस अगेन 1/6 स्क्वायर रूट ये वाला और इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, तो 1/6, इसी तरह यहाँ पर भी 1/6 रह जाएगा और होल स्क्वायर रूट 1/6 और 1/6, तो ये हो गया जी 2/6 और होल स्क्वायर रूट, तो कैंसिलेशन होने के बाद 1/3 स्क्वायर रूट रह गया। तो ए यूनिट वेक्टर इसके ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 3 स्क्वायर रूट नीचे अलग कर दो, ठीक है? अब हम ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ हम अब ए वेक्टर लिखेंगे, वो है 1/6 स्क्वायर रूट आई प्लस 1/6 स्क्वायर रूट जे, ठीक है? ओवर ए मैग्नीट्यूड वो हमारे पास है जी 1/3 स्क्वायर रूट, ये आ गई, ठीक है? अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। अब देखो इसके अलग अलग कर दो, 1/6 स्क्वायर रूट आई, अब ये बटा है ना, इसको डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 1/3 स्क्वायर रूट, ठीक है? फिर ये प्लस आ जाएगी 1/6 स्क्वायर रूट जे और फिर डिवाइडेड बाय 1/3 स्क्वायर रूट, ठीक है? तो ये ए यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा 1/6 स्क्वायर रूट। अब ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये उल्ट जाएगा, ठीक है? 3 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा, आई को हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस 1/6 स्क्वायर रूट, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये जे आ गया, ठीक है? अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये देखो 3/6 होल स्क्वायर रूट ऊपर नीचे इकट्ठा हो सकता है, ठीक है? साथ में आई, प्लस ये भी इसी तरह 3/6 स्क्वायर रूट और ये जे आ गया, तो ये 2 टाइम्स 6 होता है, 1 यहाँ रह गया, तो ये आ गया जी 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है, तो 1/2 का स्क्वायर रूट अलग कर दो, आई प्लस और 1/2 स्क्वायर रूट जे, ठीक है? तो ये हो गया आपका आंसर, यूनिट वेक्टर हमारा आ गया। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है, उसने वेक्टर दिया और इसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर इसका एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो इसकी मैग्नीट्यूड पहले फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस -3/4
स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो ये आ गया आपका 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये नीचे 16 और होल स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, पावर इवन नंबर है, ठीक है। तो ये ए मॉड, तो ये आ जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसका आप ले लो एलसीएम 16, 16 को 4 से डिवाइड किया आंसर 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, प्लस 16 से 16 कैंसिल 9 बचा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट आ गया। अब 9 प्लस 4 13 स्क्वायर रूट ओवर 16 स्क्वायर रूट अलग कर दो, ठीक है। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास आ गई 13 स्क्वायर रूट ओवर 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया जी 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक्चुअली क्या था कि वेक्टर का यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अब वेक्टर हमारे पास है जी 1/2i माइनस 3/4 जे, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, वो है जी 13 स्क्वायर रूट बाय 4, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसका हम बटा अलग अलग कर देंगे यहाँ पर, तो इसका बटा अलग अलग कर दो, 1/2 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर रूट बाय 4 आई माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर रूट बाय 4 और ये जे आ गया। तो ए यूनिट वेक्टर आपका आ जाएगा 1/2, अब डिवीजन इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, इस आई को नहीं आपने छेड़ना, ठीक है, ऐसे कर लो आप, ये अलग चीज़ है। और ये आ जाएगा 4/13 स्क्वायर रूट आई माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/13 स्क्वायर रूट और साथ में जे आ गया। अब ये 2 बार 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, अब यहाँ पर बचा 2/13 स्क्वायर रूट आई माइनस 3/13 स्क्वायर रूट जे, तो ये जनाब यूनिट वेक्टर आ गया, तो यही है हमारा आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, उसने ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर दे दिया है। कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये भी एक वेक्टर होगा, कहता है इसका आप इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो, तो मतलब इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ए और बी और -3c, अब सी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी को हम आपस में ऐड करेंगे और फिर सी को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये स्टेटमेंट हमने लिख ली हुई है, ठीक है। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि ए प्लस बी माइनस 3c ये मालूम करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या करना है, ए प्लस बी वेक्टर माइनस 3c ये हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, आप लिखो ए प्लस बी माइनस 3c इज इक्वल टू, ए वेक्टर हमारे पास है 5i माइनस 7j प्लस बी वेक्टर है -i माइनस j, ठीक है। और -3c वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5i माइनस 7j, फिर -i माइनस j और फिर -6i, 3 2 टाइम्स 6, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 3 टाइम 9 और ये j, ठीक है। अब पहले सारे हम आई इकट्ठे कर लेंगे, आई यूनिट वेक्टर्स। तो देखो यहाँ पर ये आ गया जी 5i माइनस आई और -6i, ठीक है। अब जे लिख लो, -7j फिर ये -j और -9j, ठीक हो गया। अब इसको हम करेंगे, तो ये 5 - 1 4 4 - 6, ऐसे कर लो आप, 5 - 1 - 6 इंटू आई, सॉरी ये नीचे लगा देते हैं हम, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस -7 - 1 जे का और ये -9 और जे को हमने कॉमन निकाल लिया यूनिट वेक्टर को। तो ये आपके पास बना फिर 5 - 1 4 4 - 6 -2i, ठीक है। और ये बना जी -10 -17 जे। तो आपका फाइनल a प्लस बी -3c ये वेक्टर आ गया -2i -17j, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, अभी इतना बड़ा लिखना मुश्किल है ना, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये सारा z वेक्टर के इक्वल है। आप कुछ रख लो यहाँ, जो मर्जी रख लो, i j a b c वगैरह के अलावा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी, ये ज़रूरी नहीं है रखना, डायरेक्ट करना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। ये आ जाएगा -2i -17j
अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यहाँ से z इक्वल है -2i -17j, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर इसका बेसिकली होगा कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, ठीक है? तो वो हमारे पास आएगी अब -2 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 और स्क्वायर रूट, ठीक है? अब इनको ऐड करोगे तो ये बनेगा 293 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई z वेक्टर की, मतलब 293 स्क्वायर रूट, ठीक है? अब हमने तो इसका फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो वो होगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ऊपर लिख दो, वो हमारे पास है ये वाला -2i -17j डिवाइडेड बाय 293 का स्क्वायर रूट, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में आप इनको अलग-अलग कर दो, -2 ओवर 293 स्क्वायर रूट i -17 ओवर 293 स्क्वायर रूट और ये j हो गया, ठीक है? अब z की जगह इसकी वैल्यू लिख दो, मतलब a प्लस b -3c, ठीक है? और इस सारे का है यूनिट वेक्टर, तो ये इक्वल आ जाएगा इसके -2 ओवर, क्योंकि z इसी के इक्वल हमने लेट किया था, तो ये आ जाएगा -2 ओवर 293 स्क्वायर रूट i -17 ओवर 293 स्क्वायर रूट j, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आंसर, यूनिट वेक्टर हम निकाल चुके a प्लस बी माइनस 3c वेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे पास है, उसने a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर दे दिया है। सिमिलरली जैसे ऊपर था, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू दिस 3a माइनस 2c प्लस 4b। a वेक्टर को 3 से, c वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर इसमें 4b को ऐड कर देंगे, b वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो ये डाटा हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें 3a माइनस 2c प्लस 4b मालूम करना है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3a माइनस 2c प्लस 4b वेक्टर, ये हमने मालूम करना है, इज इक्वल टू, अब यही सारा कुछ लिखेंगे। अब यहाँ आगे जगह कम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3a वेक्टर की जगह ये वेक्टर लगा दो, 3i माइनस j, इसकी वैल्यू लगा दी, ठीक है? -2, अब c वेक्टर ये लगा दो i प्लस 2j, ठीक है? और प्लस 4b, 4 और b वेक्टर ये लगा दो -2i प्लस 4j, ठीक हो गया? तो ये आपके पास इज इक्वल टू, ये सारा इज इक्वल टू आ जाएगा, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9i माइनस 3j माइनस 2i माइनस 4j, 2 टाइम 4, फिर प्लस माइनस माइनस 8i और प्लस 16j, ठीक हो गया जी? अब i वाले इकट्ठे कर लो आप, 9i और -2i और -8i, ठीक है? अब j वाले -3j और -4j प्लस 16j, ठीक हो गया जी? तो ये आपके पास आ जाएगा 3a माइनस 2c प्लस 4b, ये इक्वल आ जाएगा। अब देखो 9 में से 2 निकाले 7, 7 में से 8 निकाले तो माइनस का 1, अब ये हो गया जी 16 में से 4 निकाले 12, 12 में से 3 निकाले 9, प्लस का 9j आ गया, ठीक है? अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब इसके बाद हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट के ये सारा z के इक्वल है, z वेक्टर इक्वल है 3a माइनस 2c प्लस 4b, सिर्फ हमें लिखने में आसानी रहे, इतना बड़ा लिखने से बेहतर ये लिख देंगे हम, ठीक है? माइनस i प्लस 9j। अब इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, ये इसके इक्वल है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आ गया जी 1 प्लस 81 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 82 स्क्वायर रूट, ठीक है? अब इसके बाद हमने इसका यूनिट वेक्टर लिखना है, तो वो क्या होता है जी, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस आई प्लस 9j, ये लिख दिया, ओवर इट्स मैग्नीट्यूड वो 82 का स्क्वायर रूट है। अब दोनों का बटा अलग अलग कर दिया, ठीक है? 1 ओवर 82 स्क्वायर रूट प्लस 9/82 स्क्वायर रूट, आई और जे यूनिट वेक्टर साथ लिख दिए, तो यही है हमारा आंसर। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हर ऑप्शन में उसने 2 वेक्टर दिए हैं और कहता है बताओ ये पैरेलल है या नहीं, ठीक है? तो आइए अब इसको करते हैं। देखो एक बात हमने ये पढ़ी हुई है, अगर आपको याद हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ यहाँ पर। देखो ये एक वेक्टर है,
ये वाला। तो मान लो ये वेक्टर ए है। अब इसके पैरेलल 2 वेक्टर्स हो सकते हैं, कितने सारे हो सकते हैं लेकिन हम 2 ही लेंगे। एक तो मैं ये ले रहा हूँ ये वाला वेक्टर। अब ये वेक्टर 2a वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर की लेंथ डबल हो गई है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो इस वेक्टर को मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक मैं ये वेक्टर लेता हूँ, ये वाला। ये है -2a वेक्टर, ठीक है? इसका मतलब है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हमने -2 से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर रहा तो मतलब ये सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसकी सेम रही है लेकिन डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो गई है, ठीक है? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो जाए, तो वो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर चेक करो, ये ए है, ये बी है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपको इसमें से जो बड़ा वेक्टर नज़र आए, आपने कोशिश करनी है उसमें से जो अगर कुछ कॉमन आता है वो निकालो। जैसे यहाँ पर है 6i प्लस जे या 12i प्लस 2j, तो ये बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इस वेक्टर में से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 12 है, 6 आ जाएगा, ठीक है? प्लस ये 2 कॉमन आ चुका, j रह जाएगा। अब ये a वेक्टर है, 6i प्लस जे। अब चेक करो, ये 6i प्लस जे, 6i प्लस जे, तो मतलब b वेक्टर बराबर हुआ 2। अब इस सारे की जगह मैं a लगा दूँ, a वेक्टर, क्योंकि उसी के इक्वल है, तो a वेक्टर मतलब b वेक्टर a वेक्टर का डबल है। तो यही बात होती है, अगर इस तरह हम करने में कामयाब हो जाए तो आप कह दोगे कि ए और बी पैरेलल है। अब यहाँ कह सकते हो कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये पैरेलल की निशानी है, ठीक है? तो ये बस इतना सा आंसर आ गया हमारा। अब ये सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये 2 वेक्टर्स हैं, अब इनमें से देख लो बड़ा वेक्टर कौन-सा नज़र आ रहा है देखने में आपके पास। तो ये बड़ा लग रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब है, अब इसको तो आप ऐसे लिखोगे -2i प्लस 3j, ठीक है? और इसको हम लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकाला तो ये रह गया जी 2i माइनस 3j। अब आप ज़रा कंपैरिज़न करो, यहाँ है -2i प्लस 3j, यहाँ पर है 2i माइनस 3j, मतलब नंबर्स तो वही हैं, बस साइन का फ़र्क है, तो क्यों नहीं यहाँ से -3 कॉमन ले लें हम, ठीक है? तो जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये सेम हो चुके, तो इसका मतलब b वेक्टर इज इक्वल टू -3 और ये सारा क्या बन गया, a वेक्टर। समझ गए बात को? तो मतलब b वेक्टर a वेक्टर का 3 टाइम है, -3 टाइम है। समझ गए बात? यानी अगर a वेक्टर ये है ना, a वेक्टर मान लो ये है, तो b वेक्टर ये होगा, 3 टाइम होगा इसका, -3b, और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी उसकी, ठीक है? तो ये पैरेलल हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हो a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल। लें जी। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, a 5i माइनस 4j और b है 6i माइनस 3j। तो अब ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ठीक है? अब देखो इनमें से कुछ कॉमन है कि कुछ कॉमन लिया जा सके। अब इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, 5i माइनस 4j, ठीक है? अब b वेक्टर है, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो पीछे बचा 2i माइनस j। अब चेक करो ये दोनों सेम नहीं हो रहे, 3 कॉमन लेने के बाद भी ये दोनों सेम नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो a एंड b वेक्टर आर नॉट पैरेलल, ठीक है? तो सिंपल ये पैरेलल आपस में नहीं है। अब इसका लास्ट पार्ट देखो आप, a वेक्टर b वेक्टर दे दिए, अब देखो इनमें से बड़ा वेक्टर कौन सा है, ये बड़ा लग रहा है। अब इसमें से जो कुछ भी कॉमन आए वो आप ले लो, 2 कॉमन आ रहा है तो ये रहा 3i माइनस 7j, ठीक है? अब चेक करो, अब ये सेम हो गए, मतलब बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ए वेक्टर, सही है? तो बी वेक्टर असल में ए वेक्टर का डबल है, तो ये बिल्कुल हो गए पैरेलल, इस तरह होंगे ये पैरेलल, ये ए है तो ये बी होगा, डबल है उसका, ठीक है? तो यहाँ आप लिख दोगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, यहाँ आप लिख दोगे कि ए वेक्टर एंड, सॉरी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, या फिर आप ऐसे लिख दोगे ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आप कहते हैं फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ दिस। ये एक वेक्टर है, हमने एक और वेक्टर फाइंड करना है जो इससे 3 गुना बड़ा हो, थ्राइस इन लेंथ
ठीक है? मैग्नीट्यूड उसकी 3 टाइम हो इससे ज़्यादा हो, बट अपोज़िट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में इसके रिवर्स हो। तो मतलब इस वेक्टर को हमने 3 गुना भी करना है और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स करनी है। तो जब भी डायरेक्शन हमने रिवर्स अपोज़िट करनी हो, तो आप याद रखना आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अब कितना नेगेटिव नंबर लेना है ये बता रहा है थ्राइस, मतलब इस वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमने वेक्टर लिख लिया। मान लो हम लेट कर लेते हैं ये वेक्टर आई है, लेट ये वेक्टर मेरे पास क्या है 3i-2j, मैंने इसको लेट कर लिया, ए वेक्टर है। तो मतलब अब हमने फाइंड करना है -3a, माइनस क्या करेगा डायरेक्शन अपोजिट कर देगा, 3 इसको थ्राइस कर देगा, 3 टाइम कर देगा, ठीक है? तो -3a इज़ इक्वल टू -3 ये वाला, अब इस a वेक्टर की जगह ये लगा दो 3i-2j, ठीक है? अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -9i बना, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 2 टाइम्स 6 और ये j, लें जी ये आपका आंसर आ गया। अगर आप थोड़ा चेक करो, मान लो कि अगर आपका ये ए वेक्टर है ना, तो ये होगा आपका तकरीबन -3 ए वेक्टर, डायरेक्शन रिवर्स 3 टाइम इससे हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। फाइंड 2 वेक्टर्स दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अब ये एक वेक्टर है, कहता है आपने 2 वेक्टर फाइंड करने हैं, दोनों वेक्टर्स इस वेक्टर से डबल हों। मतलब ये डबल का मतलब ये 6i हो जाए या 10j हो जाए, तभी डबल होगा ना, ठीक है? तो डबल हो, वन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट एंड अदर इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब मुखालिफ सम्मत, ठीक है? तो ये वेक्टर है, इसको एक बार हम +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम डायरेक्शन वाला आ जाएगा आंसर, और दूसरी बार इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमने स्टेटमेंट इसकी लिख ली है। अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि जो भी वेक्टर है ये ए वेक्टर है, हम ये लेट कर लेते हैं, ठीक है? ये आ गया -5j, ठीक है? अब हम इसको फाइंड करेंगे सेम डायरेक्शन वाले को। तो वो आ जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3i-5j, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास 2a वेक्टर आ गया जी 6i-10j, लें जी, ये एक ऑप्शन एक आंसर हमारा आ गया। मान लो अगर ये a वेक्टर है, ये वाला, तो दूसरा वेक्टर होगा हमारे पास ये, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? ये 2a वेक्टर, डायरेक्शन इनकी सेम रहेगी। अब दूसरी बार हम अब ये फाइंड करना है, इसके लिए हम -2a करेंगे, ठीक है? तो -2 अंदर फिर लगा देंगे 3i-5j, ठीक है? तो ये आ जाएगा -6i और ये माइनस माइनस प्लस 10j, मतलब इसका उलट हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, ये +6 है माइनस हो गया, -10 है +10 हो गया, ठीक है? तो इसका अगर वेक्टर ये है आपके पास a, तो इसका दूसरा वेक्टर इस तरफ होगा ऐसे, -2a वेक्टर, तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? तो यही इसका आंसर होगा। ये आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन वाला और ऊपर वाला हो गया आपका सेम डायरेक्शन वाला ये। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई सारी की सारी। 6.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बड़ी अहम है, खासकर इसके ये जो पहले क्वेश्चंस हैं सारे ही, ठीक है? ये आपने ध्यान से कर लेने, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 ये लॉन्ग है, बाकी 9 क्वेश्चन 9 नंबर ये भी शॉर्ट है, और इधर से ये बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। सिर्फ आपके इसमें से लॉन्ग अगर वो देगा तो वो बनेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और यहाँ से 11, 10 भी शॉर्ट ही बनता है, ठीक है? तो ये इस लिहाज से आपने इसकी तैयारी कर लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 से। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी, कहीं से समझ ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में। अल्लाह हाफ़िज़।